हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है सारणियन टेबुलेशन। यह जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पेपर है सेमेस्टर 3rd and 4th का, जिसके अंतर्गत ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी महाविद्यालय है उस पे ये पाठ्यक्रम जो है वो संचालित है। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं सारणियन क्या है। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि अनुसंधान प्रक्रिया में समंक जो होते हैं, डाटा तथ्य जो होते हैं, उनका संकलन कार्य जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण प्राप्त संकलित सामग्रियों का विश्लेषण भी होता है। विश्लेषण की इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के चरण हैं, जैसे कि एडिटिंग यानी संपादन, गुण स्थान, वर्गीकरण, संकेतीकरण जिसको कि कोडिफिकेशन भी कहा जाता है, और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वह होता है टेबुलेशन यानी सारणियन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक भवन के, एक मकान के निर्माण के लिए पत्थरों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सामग्री की आवश्यकता हमको सिद्धांत निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है। जिस प्रकार हम पत्थरों के ढेर को हम मकान नहीं कह सकते, ठीक उसी प्रकार संकलित तथ्यों को मात्र हम सिद्धांत या विज्ञान नहीं कह सकते जब तक कि उसका व्यवस्थित ढंग से क्या ना किया जा सके, विश्लेषण ना किया जा सके। तो इसी के अंतर्गत विभिन्न क्रमों में हम पढ़ते हैं आज सारणियन। सारणियन क्या है? जो भी समंक हमको प्राप्त होते हैं, चाहे वो गुणात्मक हो या संख्यात्मक हो, उन समंकों को सारणीबद्ध करना, व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना, ताकि हम उन आंकड़ों के आधार पर आपस में तुलना करके किसी निष्कर्ष तक क्या कर सके, पहुंच सके। तो यही कहलाता है सारणियन। संकलित तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से एक सारणी के अंतर्गत प्रदर्शित करना ही सारणियन कहलाता है। तो आज हम देखते हैं कि सारणियन किन उद्देश्यों को लेकर के बनाया जाता है, सारणियन के कौन कौन से लाभ है, और सारणियन की अपनी कुछ सीमाएं हैं कि उनमें कौन कौन से डिमेरिट्स हैं या कौन कौन से लिमिटेशंस हैं। यही हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि एक सारणी का ढांचा कैसे होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, और सारणी के कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम चालू करते हैं सारणी के उद्देश्यों को। सारणी किन उद्देश्यों को लेकर के बनाया जाता है? सारणी बनाने का उद्देश्य सबसे पहला है कि हम जो अंक हमारे पास हैं, जो समंक हमारे पास है, जो डाटा हमारे पास है, उन डाटा को क्या किया जा सके, सुव्यवस्थित किया जा सके, व्यवस्थित ढंग से उसको प्रस्तुत किया जा सके। इसके लिए सारणी निर्मित किया जाता है। जो प्राप्त तथ्य है, जो प्राप्त डाटा है, उनको हम किसमें समाहित करते हैं, सारणीबद्ध करते हैं। इससे कि हमको जो बिखरी हुई सूचनाएं हैं वो एक साथ मिलती है और आसानी से वो क्या हो सकती है, बोधगम्य हो सकती है। आंकड़े हमको सरलता से समझ आने लगते हैं। साथ ही साथ समंकों के द्वारा जो तथ्य हमको प्राप्त होते हैं, जो समस्या का समाधान हमको प्राप्त होता है, वो सारे तथ्य एक जगह स्पष्ट, एक जगह पर रहने के कारण वो व्यवस्थित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, और तथ्यों का इससे हम बेहतर ढंग से स्पष्टीकरण कर सकते हैं या हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ये चूंकि सारे आंकड़े जो हैं एक जगह पर एकत्रित होते हैं, विभिन्न खानों में, उपविभाजित खानों में वो प्रदर्शित किए जाते हैं, इससे उनको तुलना करने में आसानी होती है। आंकड़े बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं। उन बड़े आकार के समंकों को, बड़े आकार के आंकड़ों को संक्षिप्तता प्रदान करने की दृष्टि से भी सारणीयन किया जाता है। जो भी समंक है, उन समंकों को अत्यधिक उपयोगी बनाने के लिए, संकलित सामग्री को हम आकर्षक बनाने के लिए, यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति भी उन समंकों को सारणी के रूप में आसानी से क्या कर सकता है, समझ सकता है। इस दृष्टि से भी सामग्री को आकर्षक बनाने के लिए भी सारणीयन किया जाता है। इससे समय की भी बचत होती है, स्थान की भी बचत होती है, और एक प्रकार से सारे समंक एक जगह एकत्रित होने में उनमें यूनिटी या एकता का गुण भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार सारणी के ये निम्नलिखित क्या माने गए हैं, उद्देश्य माने गए हैं। फिर आता है सारणी बनाने का क्या लाभ है, क्यों हम सारणी का निर्माण करते हैं। तो सारणी बनाने का सबसे पहला जो लाभ है वो है कि हम जो सारणी होती है
जो समांक होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, एक जगह पर व्यवस्थित होने के कारण हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इससे हमारी जो संख्यात्मक जो आंकड़े हैं वो कैसे हो जाते हैं, आकर्षक लगने लगते हैं। क्योंकि सारे समांक, बड़े बड़े समांक भी एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए ये स्थान की भी क्या करता है, बचत करता है, समय की भी बचत होती है। जो आंकड़े, बड़े बड़े आंकड़े, वृहद जो आंकड़े हैं, जिनको आसानी से हम स्मरण नहीं कर सकते, यदि उसको सारणीबद्ध कर दिया जाए तो ऐसे आंकड़ों को मौखिक रूप से याद करने में भी सरलता होती है। तो इस दृष्टि से भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। सारे आंकड़े एक ही स्थान पर मौजूद हैं, इसलिए उन आंकड़ों का आपस में तुलना करना भी आसान हो जाता है। तो तुलना योग्य बनाने के लिए भी सारणियन बहुत अच्छा माना गया है। रही बात कि जो भी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को बिंदु और रेखाओं में, यानी उन आंकड़ों को हम चित्र बनाने में भी आसानी से हम उसका चित्र निर्माण कर सकते हैं। इस दृष्टि से भी ये सारणियां लाभकारी होता है। इसके अंतर्गत मैंने अपने एक लेक्चर पहले ही इसमें डाल रखा है, समंकों का चित्रमय प्रदर्शन, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर है कि जो भी हमारे पास तथ्य संकलन में जो मान लो कोई गलती हो जाए, कोई अशुद्धि हो जाए, तो उन अशुद्धियों को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारणियन के सारे लाभ यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब आता है कि अपने सारणी की अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है। क्या सीमाएं हैं कि ये केवल संख्यात्मक सूचना को प्रकट करता है, जैसे 40, 50, 60, 70, है ना, यानी इस प्रकार के जो संख्यात्मक रूप में हमारे पास तथ्य होते हैं उन्हीं को प्रदर्शित करता है। गुणात्मक तथ्यों को ये सारणी के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो इसकी ये पहली लिमिटेशन है। फिर है कि सारणियन जो निर्मित किया जाता है उसके लिए हमको सांख्यिकी विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। सारणी को सामान्य व्यक्ति के द्वारा समझ पाना थोड़ा सा जटिल होता है, इसलिए भी इसकी अपनी ये लिमिटेशन है कि इसको, सारणी को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होना अनिवार्य है, तभी हम सारणी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फिर है कि कई बार ऐसा होता है कि इसका प्रस्तुतिकरण जब किया जाता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे मद होते हैं जो उस पर आरोपित होते हैं, यानी सापेक्षिक रूप से विभिन्न प्रकार के पदों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसलिए इसमें कि बहुत सारे जो संख्या होते हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाते, तो पूर्ण परिशुद्धता का इसमें अभाव पाया जाता है। सारणी को समझने के लिए एक विशेष प्रकार का ज्ञान होना अनिवार्य है, इसलिए कई बार ये सारणी हमको नीरस एवं रुचिपूर्ण भी दिखलाई पड़ती है। इस दृष्टि से भी सारणी की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। अब है वो सारणी का ढांचा कैसा होता है। सारणी जब बनाया जाता है, उसकी संरचना की जाती है, तो उसमें किन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला, सारणी में सबसे पहला चीज होता है सारणी की संख्या, टेबल नंबर। ये कहा जाता है कि सारणी में संख्या देना अनिवार्य नहीं है, पर आवश्यकता है कि सारणी में संख्या डाला जाए, ताकि हम सारणी के सीरीज को आसानी से क्या कर सके, समझ सके। तो सारणी में क्या होना चाहिए, संख्या डाला जाना चाहिए कि टेबल नंबर, ये फलाना समंक का टेबल नंबर 11 है, इस तरह से, ठीक है। फिर आता है कि सारणी का ढांचा, टाइटल ऑफ द टेबल, यानी सारणी का जो शीर्षक होना चाहिए वो ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, यानी सारणी जिस बात को प्रदर्शित करना चाह रहा है उसका शीर्षक में उल्लेख हो, ये बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इस तरह से सारणी का शीर्षक चयन किया जाना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि एमए पॉलिटिकल साइंस के प्रवेशित स्टूडेंट की संख्या, यानी यह जो सारणी है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में इस वर्ष जो प्रवेशित संख्या है 2019 और 20 में। तो इस प्रकार से सारणी का अपना एक शीर्षक होना चाहिए जो स्पष्ट करता हो कि सारणी किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। फिर आता है सारणी का बहुत सारा उपशीर्षक होता है। उपशीर्षक
विभिन्न प्रकार के खाने बनाए जाते हैं। सारणी के अपने कुछ उपशीर्षक होते हैं, जैसे कि MA फर्स्ट सेम, MA फोर्थ सेम। ठीक है, अब आता है कि उपशीर्षक यानी सब टाइटल्स। सब टाइटल्स में जो इस तरफ होगा वो क्या हो सकता है, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज और टोटल। ठीक है, तो इस प्रकार से सारणी को शीर्षक उपशीर्षकों में भी हम क्या कर सके, बांट सकते हैं। यहाँ पर हम क्रमांक डालेंगे, तो इस तरह से ये सारणी में उपशीर्षकों की व्यवस्था की जाती है। फिर आता है कि सारणी में रेखाएं खींचना व रिक्त स्थान छोड़ना भी अनिवार्य है, कि सारणी के भीतर स्पष्ट रूप से हर जो खाने हैं वो दिखाई देना चाहिए। इसके लिए सारणी के मध्य क्या किया जाना चाहिए, रेखाएं खींची जानी चाहिए। जितनी हमको हमारे पास समंक की साइज है, उस साइज के आधार पर हमको रेखाओं को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। उसकी आकार को ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी जितने में हम संख्या को लिख सके उतने रिक्त स्थान इसमें छोड़ा जाना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड सारणियन की परिभाषा, सारणियन की पहचान मानी जाएगी। फिर आता है पद व्यवस्था, आइटम अरेंज। आइटम अरेंज का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर तो मैंने एक छोटा सा आपको उदाहरण के लिए बताया। यदि हमारे समंक बहुत सारे विभिन्न समंक हमारे पास है, तो हमको उन समंकों को अरेंज करना आना चाहिए कि पद व्यवस्था कैसी हो, कि छात्र छात्रा, या फिर हम डाल सकते हैं स्त्री पुरुष, यानी जिन सारणियों को हमको, सारणी में जिन समंकों को हमको आपस में तुलना करना है उसको हम एक साथ आजू बाजू रखें, ताकि बाद में उन समंकों का विश्लेषण करते समय हम आपस में उनको क्या कर सके, तुलना कर सके। तो इस तरह से हमको पद की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए कि किस खंड में कौन सा समंक या कौन सा आंकड़ा हमको प्रदर्शित करना है। फिर आता है टिप्पणियां, फुट नोट्स। या मान लीजिए कि इनमें से कोई चीज किसी को हमको प्रदर्शित करना है, कि भाई हम ये बता रहे हैं कि ये जो है, यह जो है वो जो डाटा है वो किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, उसके संबंध में हमको यहाँ पर टिप्पणी लिखना भी अनिवार्य है, कि भाई यह जो आंकड़े हैं वो प्रवेशित रजिस्टर से प्राप्त किया गया है, या यह जो आंकड़े हैं वह किसी अन्य तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, या यह किसको प्रदर्शित कर रहा है, इसके संबंध में टिप्पणी हमको यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। तो इस तरह से हर प्रकार की सारणी में फुट नोट्स भी अगर आवश्यकता हो तो उसका यहाँ पर उल्लेख किया जाना चाहिए। फिर आता है योग। जो भी संख्या है उसका यहाँ पर टोटल किया जाना भी अनिवार्य माना जाता है, ताकि हम उसकी वस्तु स्थिति को समझ सके और विश्लेषण करने में, तथ्यों के निष्कर्ष तक पहुंचने में हमको सरलता हो। तो इस प्रकार से हमको अपने समंकों का टोटल करना भी क्या है, आवश्यक है। इसके बाद आता है सामग्री संग्रह के स्रोत कहाँ से है। आपने जो भी डाटा, जो भी समंक यहाँ पर सारणी में इस्तेमाल किया है, उन समंकों का सोर्स कहाँ से आपने लाया है। क्या आपने जनगणना ऑफिस से वो सोर्स लाया है, मौसम विज्ञान से वो सोर्स लाया है, या फिर अंकेक्षण विभाग से कोई डाटा आपने लिया है, या फिर आपने इंडिया टुडे में कोई प्रकाशित था वहां से लिया है, या आपने आकाशवाणी से लिया, कहाँ से ये स्रोत, आंकड़ों के स्रोत है, उसको भी उल्लेख करना अनिवार्य माना जाता है। फिर आता है संकेताक्षर, कि कई बार हम अपने आंकड़ों के मध्य में किसी प्रकार के संकेत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए स्टार बनाते हैं, ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम इस तरह से कभी अपने आंकड़ों के समंकों में, सारणियों के मध्य यदि इस तरह का कोई भी संकेत यूज करते हैं, तो उस संकेत का स्पष्टीकरण यहाँ पर देना अनिवार्य माना जाता है, तभी हम इस सारणी को बेहतर मान सकेंगे। तो इस प्रकार से ये सारणी का ढांचा हुआ कि सारणी किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो सारणी के ढांचा के अंतर्गत ध्यान रखा जाना अनिवार्य माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारणी के कौन कौन से प्रकार हैं, और उन सारणी के कौन कौन से प्रकार हैं, और सारणी का निर्माण करते समय हम कौन से अपने समंकों के आधार पर कौन से सारणी को निर्मित कर सकते हैं। सारणी के प्रकार के अंतर्गत इसको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि उद्देश्य के आधार पर सारणी के प्रकार। दूसरा है प्रकृति या बनावट के आधार पर, यानी यदि हम किसी उद्देश्य को
के को ध्यान में रख करके अगर सारणी निर्मित कर रहे हैं। दूसरा कि जो भी समंक है, समंक की भौगोलिक स्थिति, उसकी विभिन्नता के आधार पर यदि हम समंकों का निर्माण करें तो प्रकृति या बनावट के आधार पर सारणी कहलाएगी। तो हम पहले देखते हैं कि उद्देश्य के आधार पर फिर सारणी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सामान्य सारणी और दूसरा है विशिष्ट सारणी। सामान्य सारणी का आशय है कि जो कि सामान्य उद्देश्यों को लेकर के बनाया जाए, जिसका इस्तेमाल विभिन्न लोगों के द्वारा जिसका प्रयोग किया जाए, जिसमें सभी प्रकार के संख्या जो होती है उसको समाहित कर दिए जाते हैं, सभी प्रकार के समंकों को क्या कर दिया जाता है, समाहित कर दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है सामान्य सारणी। उसके बाद आता है कि जैसे कि सामान्य सारणी में जैसे कि हम जनसंख्या का रिपोर्ट, जब जनसंख्या रिपोर्ट जमा किया जाता है उसके साथ उस सारणी को भी जमा कर दिया जाता है, और इस प्रकार के जनसंख्या के इस रिपोर्ट को बहुत सारे रिसर्चर्स के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये कहलाता है सामान्य सारणी। वहीं पर दूसरा है विशिष्ट सारणी। विशिष्ट सारणी किसको कहा जाता है, जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस सारणी का निर्माण किया जाए। ये विशिष्ट सारणी सामान्य सारणी पर ही बनाया जा सकता है, जिसमें कि हम इसमें विशिष्ट सारणी के अंतर्गत जैसे सामान्य सारणी में जो बातें या जो समंक अनुपयोगी हों उसको हटा दें, बाकी समंकों को और अधिक वर्गीकृत कर दें और अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके उन्हीं समंकों को उस इस्तेमाल किया जाए, तो ये कहलाता है विशिष्ट प्रकार की सामग्री, जो किसी उद्देश्य पर, निश्चित उद्देश्य पर आधारित होकर के, कि जैसे जनसंख्या रिपोर्ट में जो चीज़ें हमारे को आवश्यक है उन्हीं में समंकों को उसमें से निकाल करके अपने रिसर्च के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उन समंकों का इस्तेमाल जब किया जाए तो ये विशिष्ट सारणी के अंदर कहलाएगा। ये तो हो गया उद्देश्य के आधार पर सारणी के दो प्रकार। अब आता है प्रकृति या बनावट के आधार पर सारणी। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है सरल सारणी और दूसरा है जटिल सारणी। सरल सारणी का आशय हुआ, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जो सारणी बहुत सरल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा और भी वर्ग ना हो, जिसमें एक ही प्रकार की सूचनाएं जो है वो प्रदर्शित की जाए, तो वो कहलाता है सरल सारणी। यहाँ पर मैंने एक सरल सारणी का एक उदाहरण यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सारणी के ऊपर में टेबल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर देखिए सारणी का टेबल नंबर बनाया है। अब उसका एक शीर्षक होना बहुत आवश्यक है, तो शीर्षक में देखिए ये जो सारणी है वो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है कि शासकीय नवीन महाविद्यालय में सत्र 19-20 में विभिन्न संकाय में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को ये सारणी जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कि मैंने कैसे इसका संरचना निर्मित किया है। पहला है क्रमांक, फिर है संकाय, फिर है विद्यार्थियों की संख्या। इसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम, और ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कॉलम। ठीक है, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कॉलम। इस पे जो लिखा जाता है उसको कहा जाता है टैब, और यहाँ पर जो लिखा जाता है उसको कहा जाता है कैप्शन। तो इस प्रकार से देखिए कि कैसे यह जो सारणी है उसमें कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, विधि संकाय, शिक्षा संकाय, यानी इस महाविद्यालय में इतनी फैकल्टी जो है यहाँ पे है, और इसमें हम उसके विद्यार्थियों की क्या लिखेंगे, संख्या। मान लो कला संकाय में 1000 विद्यार्थी है, विज्ञान संकाय में 1050 विद्यार्थी है, वाणिज्य संकाय में 950 विद्यार्थी है, विधि संकाय में 450 विद्यार्थी है, शिक्षा संकाय में जो है कितने विद्यार्थी है, 350 विद्यार्थी है। तो इस प्रकार से अब ये सारणी हमारे को क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इस महाविद्यालय में विभिन्न संकाय में कितने विद्यार्थी जो है प्रवेश लिए, तो ये कहलाएगा सरल सारणी। इसके बाद हम देखते हैं जटिल सारणी क्या है। जटिल सारणी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ऐसा सारणी जो 2 गुणों को लेकर के बनाया जाए, ऐसा सारणी जो 3 गुणों को लेकर के बनाया जाए, ऐसा सारणी जो बहुत सारे गुणों को लेकर के बनाया जाए। अब मैं आपको इसी सारणी जटिल सारणी के विभिन्न प्रकारों को सारणी के द्वारा समझाती हूँ। तो जटिल सारणी के अंतर्गत ये 3 प्रकार है, द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी। तो इसका कैसे सारणी हम निर्मित करेंगे आप देखिएगा। द्विगुणी यानी जिसमें 2 गुण परिलक्षित हो या 2 गुण प्रदर्शित हो। सबसे पहले वही सारणी का क्रमांक डाल दिया जाएगा, फिर उसका शीर्षक लिखा जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि शासकीय नवीन महाविद्यालय में सत्र 19 और 20 में विभिन्न संकाय में लिंग अनुसार, जी हाँ,
लिंग अनुसार विद्यार्थियों की संख्या जो है ये सारणी इसको प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए कैसे इसमें हम सारणी बनाते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर संकाय है कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, योग। तो द्विगुणीय में यहाँ पर देखिएगा कि छात्र और छात्राओं दोनों का जो है वो योग जो है यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। कला संकाय में छात्र का अलग और छात्राएं का अलग, तो 2 गुण इसमें दिखलाई दे रहा है। अब इसी को हम देखते हैं त्रिगुणी कैसे हो जाएगा। इसमें त्रिगुणी के लिए हम कैसे करते हैं देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए छात्र है, ठीक है, और ये हो गया छात्र। छात्र में मान लीजिए हम यहाँ पर एक और वर्गीकरण कर देते हैं कि छात्रवृत्ति प्राप्त और छात्रवृत्ति अप्राप्त विद्यार्थियों की संख्या छात्र। उसी प्रकार से छात्राएं, छात्रवृत्ति प्राप्त और छात्रवृत्ति अप्राप्त, और यहाँ पर आ जाएगा योग। तो देखिए ये कैसे त्रिगुण को प्रदर्शित कर रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या भी इसमें पता चल रहा है, प्लस छात्र की अलग संख्या, छात्राओं की अलग संख्या, उसके अलावा इसमें कितने लोग जो हैं वो छात्रवृत्ति प्राप्त है, कितने लोगों को छात्रवृत्ति अप्राप्त है, उसके बाद इसके योग। तो ये इस तरह का जो सारणी है त्रिगुणी सारणी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुगुणी सारणी इसी में हम कैसे बनाते हैं देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है विषय बदल जाएगा। संकाय में जातिवार विद्यार्थियों की संख्या, कौन सा, छात्रवृत्ति प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको हम 2 भाग कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आ गया छात्र, यहाँ पर हो गई छात्राएं, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, योग आ जाएगा। अब इसमें देखिए हम कैसे इसको फिर से एक उप शीर्षक डाल के यहाँ पर इसको कैसे हम बहुगुणी के रूप में परिवर्तित करते हैं। 1 2 3 खंड हो गए। इसमें आ गया सबसे पहले ST SC OBC, ये 3 प्रकार की छात्रवृत्ति जो है महाविद्यालय में दी जाती है। ST SC OBC और BPL भी होता है, पर यहाँ पर मैं उसको अंकित नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद इसका हो गया योग। यहाँ पर भी उसी तरह से ST SC OBC और ये हो गया योग। इसको हम यहाँ पर महायोग बना देंगे। तो इस प्रकार से देखिएगा कि एक ही सारणी कितने सारे गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें आपको सबसे पहले संकाय और विद्यार्थियों की संख्या पता चल रहा है ना। उसके बाद इसमें छात्र कितने हैं, छात्राएं कितने हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। उसके अलावा इसमें यह भी पता चल रहा है कि कितने ST छात्र हैं, कितने SC छात्र हैं, कितने OBC छात्र हैं, और इनका विद्यार्थियों में छात्रों का योग कितना है छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले, और छात्राओं का योग कितना है छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले। तो इस प्रकार से देखिए इसी को हम द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी सारणी कहते हैं। तो इस तरह से ये सारणियन के प्रकार हुए, सरल सारणी और जटिल सारणी। और इस तरह से जटिल सारणी के अंतर्गत एक द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी। तो आशा है विद्यार्थियों आपको ये सारणियन का जो चैप्टर है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैंने स्पेशली MA स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाया है, इसीलिए थोड़ा सा गूढ़ है, थोड़ा सा लंबा है, और इसमें प्रत्येक चीज़ों को इसलिए यहाँ पर हमने क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए।